तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम वाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना यादव सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के पेपर 4, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इसकी तीसरी इकाई के बारे में, तीसरी इकाई में है हिंदी कंप्यूटिंग। तो इस इकाई के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं और इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस इकाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, साथ ही उनका उत्तर भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका भी एमए हिंदी का जो फोर्थ पेपर है वो होने वाला है, तो आपको बड़े इत्मीनान के साथ इस वीडियो को जरूर देखना होगा। मतलब आपके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों यार, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक और बात दोस्तों, मैंने जो इकाई 1 है और इकाई 2 है, इकाई 2 में परिभाषिक शब्दावली और इकाई 1 में कामकाजी हिंदी, इनके भी वीडियो पहले ही बना रखे हैं, तो आप उन्हें भी अच्छे से देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी कंप्यूटिंग के पहले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सामान्यतः कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है उसे हमें उसका परिचय देना है और उसके जो महत्व हैं उस पर प्रकाश डालना है। या अथवा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि वर्तमान युग में कंप्यूटर के महत्व को समझा कर लिखिए। तो वर्तमान युग में, आज के युग में कंप्यूटर के क्या क्या महत्व हैं, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर में हम लिखेंगे, कंप्यूटर आधुनिक गणितीय कौशल का विकसित रूप है। जी हाँ दोस्तों, गणितीय कौशल का विकसित रूप क्या है, कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का हिंदी नाम भी क्या होता है, संगणक। तो ये भी आपको याद रखना है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक। कंप्यूटर का आदि यानी कि पुराना आदि रूप आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले, ये भी कुछ मतलब अलग ही लेवल की बात है, जो बेबीलोन है वहाँ पे मिलता है। एक जगह है बेबीलोन, बेबीलोन में मिलता है। वहाँ के लोग तख्ती पर धूल यानी कि जो तख्ती है उस पर धूल बिछाकर अंक और संकेत लिखकर शीघ्रता से गणना करते थे। तो बेबीलोन के जो लोग थे, वहाँ के लोग क्या करते थे, तख्ती पर धूल बिछाकर अंक और संकेत लिखकर शीघ्रता से जो गणना का काम है वो करते थे। और जो कंप्यूटर है वो भी एक गणितीय कौशल मतलब विकसित रूप है, ठीक है, उसका विकसित रूप है। तो जो भारतीय गणितज्ञ थे, जो भास्कराचार्य हैं, उन्होंने अंक गणित को पाटी गणित या धूली कर्म कहा। उन्होंने अंक गणित को क्या कहा, पाटी गणित या धूली कर्म उन्होंने कहा। किन्होंने कहा, भास्कराचार्य जी ने। इन्हीं के मूलाधार को, इनके मूल आधार को लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और विकास हुआ। इन्हीं के आधार पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और विकास हुआ। तो प्रथम भारतीय कंप्यूटर यानी कि ISIJU का डिजाइन, प्रथम जो भारतीय कंप्यूटर था जिसका नाम था ISIJU का डिजाइन जुलाई 1964 में इंडियन स्टैटिस्टिकल है इंस्टीट्यूट कलकत्ता है, ठीक है, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता और जादवपुरा यूनिवर्सिटी ने तैयार किया था। जो पहला भारतीय कंप्यूटर था उसका जो डिजाइन था वो 2 यूनिवर्सिटी ने मतलब तैयार किया था। एक था ISI कलकत्ता और एक था जादवपुरा यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी ने वर्ष 1964 में पहले भारतीय कंप्यूटर को तैयार किया था, मतलब उसके डिजाइन को तैयार किया था। सन 1979 में भारत शासन की नीति बदली, जो भारतीय शासन थी उसकी नीति बदली और माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटरों के निर्माण के लिए, अभी 1979 की बात है, तो माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटरों के निर्माण के लिए 151 लाइसेंस स्वीकृत किए गए। तो लाइसेंस बांटे गए कंपनियों को और जो भी थे लाइसेंस के द्वारा फिर कंप्यूटरों का निर्माण किया गया। तो नवंबर 1984 में इस नीति का क्या हुआ, उदार हुआ, ठीक है। आज भारत में लगभग 40 कंपनियां माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण कर रही हैं। इन कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने कंप्यूटर उद्योग में अब क्रांति ला दी है। अब तो देखो आपके पास कंप्यूटर वैसे ही मिल जाता है। कई कंपनियां हैं जो कंप्यूटर प्रदान करती हैं और कंप्यूटर की शक्ति को एक स्तर प्रदान किया है। अब पूर्णीकृत देवनागरी कंप्यूटर आ चुका है, यानी कि देवनागरी कंप्यूटर भी आ चुका है, जिसमें हम एक प्रकार से कह लो कि हिंदी टाइपिंग भी कंप्यूटर में संभव है। इसने मुद्रण, प्रकाशन, संप्रेषण
और भारतीय भाषाओं में मशीन संचालन की समस्याओं को सुलझा दिया है। तो जो अभी देवनागरी कंप्यूटर आया है उसने क्या किया है, मुद्रण, प्रकाशन, संप्रेषण और भारतीय भाषाएं हैं उसमें मशीन संचालन की समस्याएं हैं उसको भी सुलझा दिया है। तो इस कंप्यूटर का विकास मात्र 6 माह में किया गया, यह एक रिकॉर्ड है। तो सबसे जल्दी जो विकास हुआ कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर का सबसे जल्दी विकास हुआ उसका नाम है देवनागरी कंप्यूटर। इसका विकास मात्र 6 महीने में ही कर दिया गया, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस कंप्यूटर के विकास में आईआईटी जो कानपुर है, आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर वैज्ञानिक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आर.एम.के सिन्हा, यानी कि आर.एम.के सिन्हा, अनुसंधान इंजीनियर मोहन लांबे और प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. मलिक, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा जो कि हमारा कंप्यूटर था देवनागरी कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके जो इसके विज्ञापन इस प्रकार इसके निर्माण में 3 प्रोफेसर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक थे सिन्हा जी, एक थे अपने मोहन लांबे और एक थे अपने एस.के. मलिक। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नई दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर इस कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया था। तो हिंदी सम्मेलन में इस कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया था। अमेरिका और जापान में भी देवनागरी कंप्यूटर तैयार करने के प्रयत्न हुए हैं। तो अमेरिका और जापान में भी उन्होंने भी सोचा कि हम देवनागरी कंप्यूटर को ला के आएँ जिसमें मूल रूप से हिंदी वाले जो टाइपिंग हो, ठीक है, हिंदी की टाइपिंग हो, जैसे इंग्लिश की टाइपिंग के मैक्सिमम कंप्यूटर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन अमेरिका और जापान में भी हिंदी कंप्यूटर तैयार करने के प्रयत्न हुए। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर आदि स्थानों की कुछ कंपनियां भी ऐसे कंप्यूटरों के निर्माण में अभी भी लगी हुई हैं। फलस्वरूप भारतवर्ष में एक सिद्धार्थ नाम का पहला द्विभाषी कंप्यूटर बना जिसमें 2 भाषाएं हुई। क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का काम कर सकता है। इसमें हिंदी के स्थान पर तमिल का भी उपयोग हो सकता है। तो हिंदी के स्थान पर अब तो भाई ये इसको त्रिभाषी भी बोल सकते हैं क्योंकि तमिल भी आ गए इसमें। तो इसका निर्माण टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और DCN ने मिलकर किया था। तो जो टेक्नोलॉजी जो संस्थान है, एक है पिलानी और DCM, तो इन्हीं ने मिलकर इसका निर्माण किया था। IIT कानपुर ने जो अंग्रेजी हिंदी कंप्यूटर तैयार किया है वह अधिक विकसित है। तो भाई IIT कानपुर है, उसने जो हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर तैयार किया है वो ज़्यादा विकसित है। इसमें अंग्रेजी के 7 बिट यानी कि 7 बिट मानक संकेत प्रणाली को 8 बिट प्रणाली में विस्तृत करके देवनागरी के लिए तैयार किया गया है। डॉट मैट्रिक्स से देवनागरी के बनने वाले अक्षर काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो जो डॉट मैट्रिक्स है उससे यदि अपन देवनागरी के जो अक्षर बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। बिंदुओं, रेखाओं और वक्रों की योजनाओं से अक्षरों को सुंदर बनाया जा सकता है। इस कार्य के लिए गणितीय व्यवस्थाएं हैं और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिकी है उसके साधनों से अक्षरों या चिन्हों को अनेक प्रकार के रूप में यानी कि अनेक प्रकार के रूप प्रदान किए जा सकते हैं। अनेक प्रकार के रूप, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए 10 सेकेंड। हाँ, अनेक प्रकार के रूप प्रदान किए जा सकते हैं। इन साधनों के आधिकारिक प्रयोग से नए नए प्रकार के डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं, यानी कि किए जा रहे हैं, और जिससे कि अक्षरों को सुंदर बनाया जा सकता है तथा उन्हें विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है, यानी कि विभिन्न रूपों में उन्हें ढाला जा सके। तो भारत में अनेक भाषाओं का व्यवहार किया जाने लगा है। वैसे ही आप लोग जानते हो कि भारत में कई भाषाएं हैं, तो अतः इन परिस्थितियों में अनुकूल जो त्रैभाषिक कंप्यूटर है उसकी भी आवश्यकता का अनुभव किया गया है। फलतः लिपि नामक सर्वाधिक विकसित कंप्यूटर तैयार किया गया। एक और भाई कंप्यूटर आ गया जिसका नाम है लिपि, जो सबसे ज़्यादा विकसित कंप्यूटर है, इसको तैयार किया गया है। इसमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी यहाँ पे अलावा लिखा है, ठीक है, ये अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में से किन्हीं 2 भाषाओं की व्यवस्था संभव है। तो जो लिपि है उसमें दो भाषाएं अपन चुन सकते हैं। लिपि कंप्यूटर में एक मानक शब्द संसाधन के सभी साधन उपलब्ध हैं। एक मानक शब्द संसाधन के सभी शब्द संसाधक के सभी साधन हैं वो उपलब्ध हैं। इसमें इंटेल का जो इंटेल है उसका 8088 चिप्पड़ यानी कि चिप, 256 KB स्मृति, आंतरिक शब्दकोश, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग ठीक करने की व्यवस्था, भारतीय भाषाओं के शब्दों के साथ ही अंग्रेजी भाषा के शब्दों को रखने की व्यवस्था तथा
लिश्यांतरण आदि की व्यवस्था भी की गई है। इसके 12 इंच वाले दृश्य पटल यानी कि स्क्रीन, दृश्य पटल यानी कि स्क्रीन मतलब दृश्य जो देखने योग्य हो उसको अपन स्क्रीन बोलते हैं। तो दृश्य पटल पर 40 अक्षर प्रति पंक्ति वाली 12 पंक्तियों को एक साथ दर्शाया जा सकता है। तो इसमें जो क्या कर सकते हैं अपन, एक साथ 40 अक्षर वाली पंक्ति में 12 पंक्ति अपन बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं। शब्दमाला नामक अंग्रेजी हिंदी शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर भी तैयार किया गया है। अब भाई वर्ड प्रोसेसर भी तैयार किया गया है और इसका 114 यानी कि 114 संकेतों का हिंदी कुंजी फलक रेमिंगटन के हिंदी कुंजी फलक के अनुरूप है। इसी प्रकार हिंदी टोन मुंबई की ओर से, जो हिंदी टोन है मुंबई की ओर से आलेख नामक शब्द संसाधक भी बनाया गया है। इस पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी और मराठी, जो मराठी भाषा है, भाषाओं का काम करना भी अब संभव हो गया है। तो इस प्रकार से आजकल जो कंप्यूटर आ गए हैं ना, उनमें सभी भाषाओं का काम अपन कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। तो कंप्यूटर वस्तुतः एक मशीन है जिसके आधारभूत अवयव निम्नलिखित हैं। तो कंप्यूटर की संरचना है इस प्रकार से। क्या क्या रहता है कंप्यूटर में, आइए इसमें जानते हैं। सबसे पहले है इनपुट डिवाइस। इस भाग में उन सभी जानकारियों एवं सूचनाओं से संबंधित निर्देशों का संग्रह होता है जिन माध्यमों से तथ्य और संख्याएं कंप्यूटर की स्मृति कक्ष में भरी जाती हैं। इन इनपुट उपकरणों में कीबोर्ड महत्वपूर्ण उपकरण, जो कीबोर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार यानी कि एक प्रकार से यह कंप्यूटर की ज्ञानेंद्रिय है। जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, माउस भी कहते हैं उसे, वो कंप्यूटर की ज्ञानेंद्रिय मानी जाती है जो कंप्यूटर के बाह्य जगत से संबद्ध करती है। और यह क्या है, बाह्य जगत से संबद्ध है, यानी कि हमारा जो कीबोर्ड है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कंप्यूटर में, क्योंकि दोस्तों क्या है, इसी को अपन ज्ञानेंद्रिय भी मान सकते हैं। ये कंप्यूटर की क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। नंबर 2, केंद्रीय संसाधक इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह निम्नलिखित अनुभागों, जो केंद्रीय संसाधक इकाई रहती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है, ये कुछ निम्न अनुभागों से निर्मित होती है। पहला अनुभाग है जिसमें हमारा पहला अनुभाग है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई यह सुनिश्चित करती है कि स्मृति भंडार से क्या ग्राह्य है, यानी कि ग्राह्य है, और किस वस्तु के साथ कौन सी क्रिया किस क्रम में अपेक्षित है। इसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त इच्छित परिणाम प्रिंट होते हैं और वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। नंबर 2 है मेमोरी यूनिट, यानी कि स्मृति इकाई। मेमोरी यूनिट को स्मृति इकाई भी अपन कह सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सभी आवश्यक सूचनाएं भरी जाती हैं। इन्हीं के आधार पर कंप्यूटर गणना करता है, यानी कि जो भी कंप्यूटर को गणना करनी है वो मेमोरी यूनिट के तहत करता है। और इसमें प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर वो उपस्कर लगा रहता है। नंबर 3 अंकगणित यूनिट। तीसरी है अंकगणित यूनिट। तो इसमें क्या है, अंकगणितीय तार्किक इकाई है, जो उसमें अंकों की गणना या शब्दों तथा संख्याओं की तार्किक क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। इस प्रकार जो गणितीय प्रक्रिया है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अहम भूमिका होती है। तो जो गणितीय प्रक्रिया रहेंगी उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी अपनी केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इसके अहम भूमिका रहती है। इसे एक तरह से कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो भाई एक है अपना क्या है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, वो कहलाती है कंप्यूटर की ज्ञानेंद्रिय। वहीं दोस्तों दूसरा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3। तो जो कंप्यूटर का जो नंबर 3 अवयव है वो है आउटपुट डिवाइस। क्या है, आउटपुट डिवाइस। आपको यहाँ पे ब्लर हो रहा है था, हाँ ठीक है। नंबर 3 है जो आउटपुट डिवाइस, सीपीयू से डाटा प्राप्त करता है। जो आउटपुट डिवाइस है वो सीपीयू से डाटा क्या करता है, सीपीयू से डाटा प्राप्त करता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे क्या करता है, आउटपुट डिवाइस डाटा प्राप्त करता है। मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाता है तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संभावित परिणामों को प्रकट करता है। नंबर 4 बृहद भंडारण इकाई, यानी कि मॉस स्टोरेज यूनिट। इस भाग में अधिक स्थायी रूप में बृहद सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, यानी कि किया जा सकता है या जाता है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंप्यूटर आंकड़ों और संप्रतीकों को किसी निश्चित प्रोग्राम के अनुसार द्रुत गति से प्रोसेस करने वाला यंत्र है, यानी कि दुगनी गति से प्रोसेस करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर के अनुदेशों जो अनुदेश रहते हैं उसको क्रमबद्ध यानी कि क्रमानुसार संग्रह प्रोग्राम कहलाता है। क्या करें और कैसे करें को प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर के जो संबंध में दो शब्दों का विशेष महत्व है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और धातु के कल पुंजों का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है वे हार्डवेयर कहलाते हैं। वहीं द्विआधारी अंक पद्धति यानी कि जो आंतरिक जो कंप्यूटर की पद्धति होती है जैसे ऐप वगैरह, ये सभी कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति, गणितीय तर्कशास्त्र प्रोग्राम रहेंगे उनकी भाषाएं, ये सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर की जो बुनियादी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिकी है। जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसकी जो बुनियादी जो चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी। तथा सॉफ्टवेयर का गणित और गणितीय तर्कशास्त्र से घनिष्ठ संबंध रहता है। तो जो सॉफ्टवेयर है उसका गणित और गणितीय तर्कशास्त्र से घनिष्ठ संबंध रहता है। अब बात करते हैं जो कंप्यूटर का महत्व है उसके बारे में। महत्व मान लो या कंप्यूटर के कार्य मान लो, ठीक है। तो कंप्यूटर का आधुनिक युग में महत्व, तो आजकल के युग में कंप्यूटर का महत्व आप लोग जानते ही होंगे, बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे दैनिक जीवन में भी। आजकल सभी के दैनिक जीवन में कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया है। तो आधुनिक युग जो विज्ञान के उत्कर्ष का युग है, यानी कि आज का युग है जो विज्ञान है ना, विज्ञान सबसे चरम सीमा पर है आज के युग में। कंप्यूटर इस युग की एक महत्वपूर्ण देन है। आज कंप्यूटर मानव जीवन जो चर्या है का एक अविभाज्य, अनिवार्य और उपयोगी अंग बन गया है। आजकल जो कंप्यूटर है ना वो हमारी दिनचर्या का एक उपयोगी अंग बन गया है। वैज्ञानिक रहे, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, ज्योतिषी हो, कलाकार हो, अधिकारी, कर्मचारी, वकील, अनुसंधाता और विद्यार्थी, साथ ही क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, यानी कि ये सभी आदि सभी कंप्यूटर के माध्यम से अपने अपने काम अत्यंत सरलता से और शीघ्रता पूर्वक यानी कि बहुत ही जल्दी करने लगे हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी सहायता लेकर जो भी काम रहते हैं वो सरलता से और शीघ्रता यानी कि जल्दी से करने लगे हैं। स्कूलों के विद्यार्थी इससे अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति और त्रिकोणमिति की अपनी समस्याओं को हल कर लेते हैं। दुकानदार और व्यापारी अपना हिसाब किताब है, इसकी जो मेमोरी है उसको मेमोरी यूनिट में यानी कि मेमोरी यूनिट में या फ्लॉपी में वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो व्यापारी भी हैं जो अपना हिसाब किताब है वो कंप्यूटर में रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बटन दबाते ही चाही गई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अपने मरीजों का, वकील अपने मुकब्बले का, जैसे डॉक्टर है वो अपने मरीजों का वकील रहते हैं, वो अपने मुकब्बिल का यानी कि मुकब्बलों का और वादों का जो सारा विवरण है वो भर लेते हैं। काय में भर लेते हैं? कंप्यूटर में भर लेते हैं। तथा आवश्यकता अनुसार बटन दबाकर मशीन के पर्दे पर जानकारी ले लेते हैं। पुलिस अपराधों और अपराधियों का संपूर्ण विवरण कंप्यूटर की मेमोरी रहती है या फ्लॉपी में सुरक्षित करके जो प्रकरण रहते हैं उनका निपटारा आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार सरकारी और निजी कार्यालयों, कारखानों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संसाधनों, बैंकों, बीमा कंपनियों और निगमों आदि ने अपने नए पुराने कार्यों के संचालन के लिए कंप्यूटर को माध्यम बना लिया है। इससे सफलतापूर्वक शीघ्रता से कार्यों को संपन्न करने में मदद मिलती है और कार्यों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। शैक्षिक दृष्टि से कंप्यूटर का विशेष महत्व है। अब भाई शिक्षा भी कंप्यूटर से प्राप्त होने लगी है। आजकल क्या है, अमेरिका में शिक्षक या प्रोफेसर है उसका सारा काम कंप्यूटर ही करने लगा है, कंप्यूटर ही करता है। सभी विधाओं और विषयों के पाठ्यक्रम इससे भर दिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सभी जो विधाएं हैं और विषय हैं उनके पाठ्यक्रम अपन कंप्यूटर में भर देते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं। और क्या करते हैं फिर इससे जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वह वहाँ से विद्यार्थी है इच्छा अनुसार घर बैठे ही मतलब सभी विषय और पाठ्यक्रमों को पढ़ लेता है, ग्रहण कर लेता है। वे इंटरनेट से जुड़े हुए किसी देश के बड़े पुस्तकालय से वांछित जानकारी
वांछित जानकारी कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो चुका है। यानी कि आजकल मानव जीवन का जो भी क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र हैं मानव जीवन में, सभी जगह कंप्यूटर का प्रवेश हो चुका है। कारखानों में स्वचालित मशीनों का संचालन करने, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में खोजबीन करने, अंतरिक्ष में मौसम पर नज़र रखने, अस्पतालों में रोगों का पता लगाने और तदानुकूल इलाज करने का परामर्श देने, यातायात के साधनों को ठीक करने यानी कि ठीक से चलाने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, वस्तुओं के नए नए और टिकाऊ यानी कि सुंदर डिजाइन बनाने के लिए, बैंकों में इस्तेमाल किताब रखने के लिए, ठीक है, किताब को रखने के लिए, और कार्यालयों के पत्राचार में, मुद्रण में, रेलवे में आरक्षण करने के लिए, आरक्षण मतलब एक प्रकार से बोले आप वो रिजर्वेशन करवाने के लिए आदि सैकड़ों कार्य क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर विशेष रूप से अब उपयोगी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब बात करते हैं अपन अपने प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर और भाषा के बीच द्विपक्षीय और द्विभाषात्मक संबंध है, कैसे है? ठीक है, एक कथन है कंप्यूटर और भाषा के बीच द्विपक्षीय और द्विभाषात्मक संबंध है, कैसे? स्पष्ट कीजिए, या इसके अथवा में पूछ लिया जा सकता है सिद्ध कीजिए कंप्यूटर और भाषा के बीच अन्योन्य मिश्रित संबंध है। अथवा में भी पूछ लिया जा सकता है कंप्यूटर और भाषा के बीच में कौन से संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई कंप्यूटर और भाषा के बीच में हमें संबंध स्पष्ट करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका उत्तर। कंप्यूटर और भाषा के बीच द्विपक्षीय द्विदिशात्मक संबंध है, यानी कि दो पक्षीय और द्विदिशात्मक संबंध है। कंप्यूटर और भाषा के इन दोहरे रिश्तों को भली भांति यानी कि भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। भाषा एक और जहां अपने कुछ प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर का उपयोग एक उपकरण के रूप में करती है, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर भी कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए भाषा का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे ऐसे में। तो उदाहरण के लिए हम कई भाषा आधारित कार्यों को अधिक सक्षम ढंग से और बहुत ही कम समय में संपन्न करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जैसे मुद्रण, टंकन जो टंकण है, टंकण कोश निर्माण, भाषा शिक्षण, सूचना संचयन और संपादन आदि। इसके विपरीत कंप्यूटर की भाषा के व्याकरण और शब्दकोश का प्रयोग यानी कि कंप्यूटर की भाषा के व्याकरण और शब्दकोश का प्रयोग कर अपने कई ज्ञानात्मक तथा कृत्रिम बुद्धि आधारित कार्य हम संपन्न करता है, जैसे मशीन अनुवाद, पाठ बोधन, पाठ प्रजनन यानी कि टेक्स्ट जनरेशन प्रणाली, मानव मशीन इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस, स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम इत्यादि। इस प्रकार स्पष्ट है कि कंप्यूटर है ना, जहां भाषिक नियमों और सूक्ष्म व्याकरणिक सूत्रों की विशेषज्ञ जानकारी के लिए भाषा पर आश्रित रहता है, वहां कंप्यूटर भाषा का उपयोग एक उपकरण के रूप में मतलब करता है। तो कंप्यूटर क्या है, भाषा का उपयोग एक उपकरण के रूप में भी कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर अपना जो प्रश्न क्रमांक 2 है ये होता है समाप्त। साथ ही दोस्तों अब हम कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, चूंकि हमने पहले ही बताया था, तो कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे छोड़ भी देते हैं। तो दोस्तों हमारी तीसरी इकाई का जो अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों का वर्णन कीजिए, या इसके अथवा में पूछ लिया जा सकता है सूचना टेक्नोलॉजी है, यानी कि प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, तो सूचना टेक्नोलॉजी है, उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करना है। तो इन सभी घटकों का अपन को संक्षेप में वर्णन करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका उत्तर। भारतवर्ष के संदर्भ में सूचना टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के प्रमुख 3 घटक हैं। जो मुख्य घटक हैं वो 3 हैं, कौन कौन सा? सूचना, टेक्नोलॉजी और भाषा। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार है। सबसे पहले हम जानते हैं सूचना का। नंबर 1 सूचना। यहां सूचना से तात्पर्य उस कथ्य या सामग्री से है जो हमें इंटरनेट या वेब के माध्यम से प्राप्त होती है। मुख्य रूप से इंटरनेट से उपलब्ध सूचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इंटरनेट से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक होती है सामान्य सूचना, दूसरी होती है ज्ञानात्मक सूचना।
सामान्य सूचना प्रायः तात्कालिक महत्व की होती हैं। जो सामान्य सूचनाएं हैं वो तात्कालिक महत्व की होती हैं। वहीं दोस्तों अब तात्कालिक महत्व क्या कहलाएगा, जैसे व्यापारिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सूचनाएं। ज्ञानात्मक सूचनाएं हैं उसका संबंध ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों या अनुशासनों से होता है। ज्ञानात्मक सूचनाएं अधिक स्थायी प्रकृति की होती हैं। तो ये तात्कालिक नहीं होती, ये स्थायी प्रकृति की होती हैं, तो इनका महत्व स्थायी महत्व होता है। और उनका उपयोग प्रायः संदर्भ ग्रंथ की तरह होता है। जैसे ज्ञान विज्ञान संबंधी जानकारी, शब्दकोश, विश्वकोश, थिसॉरस, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल इत्यादि। स्थायित्व की दृष्टि से सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। अब स्थायित्व की दृष्टि से सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं, स्थिर यानी कि स्टैटिक और परिवर्तनशील यानी कि डायनेमिक। तो स्थिर सूचनाएं काफ़ी समय तक इंटरनेट में उसी रूप में बनी रहती हैं क्योंकि उनमें बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। जैसे साहित्य, ज्ञान विज्ञान, इतिहास, विश्वकोश, शब्दकोश आदि से संबंधित जानकारी। जो परिवर्तनशील सूचनाएं हैं वे हैं जिन्हें प्रत्येक कुछ मिनटों, घंटों या दिनों या महीनों में आगमन करते रहने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे समाचार है, विमान का आगमन है या प्रस्थान है, उससे संबंधी सूचनाएं। खेल है, कमेंट्री है, खेल कमेंट्री, क्रय विक्रय संबंधी सूचनाएं या पर्दे का विज्ञापन, संस्थाओं की गतिविधियां। तो यहाँ पे पर्दे का विज्ञापन थोड़ी सा समझ लेते हैं। जैसे आप कोई भी ऐड मान लो, ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कोई शैम्पू की ऐड है, तो उसमें क्या करेंगे, वो हर साल में कोई नया हीरो लाएंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये सूचनाएं रहती हैं, ये परिवर्तनशील सूचनाएं होती हैं। संस्थाओं आदि का गतिविधियों का विवरण आदि। इंटरनेट के लिए सामग्री का विकास करते समय इसके 3 पक्ष पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला है चयन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण और तीसरा है भाषा शैली। सामग्री के चयन में प्रयोक्ता की जरूरतों, उनकी रुचि के विषयों और सामयिक महत्व के मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। इंटरनेट में जो सूचना है, सामग्री के प्रस्तुतिकरण की अपनी एक पद्धति है। इसमें सूचना को कई स्तरों पर और कई विकल्पों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी भाषा के कई आयाम हो सकते हैं, इसलिए सूचना मांगने पर विषय से संबंधित कई जो पर्दे हैं, कई विकल्प पर्दे पर आ सकते हैं। इनमें से प्रयोक्ता को एक विकल्प पर क्लिक करना होता है। वेब की कथ्य सामग्री का कथन सुबोध एवं आकर्षक होना चाहिए। अब जो कथ्य सामग्री है उसका कथन सुबोध यानी कि सब लोग उसे समझ जाएं और आकर्षक भी होना चाहिए, एक प्रकार से आकर्षण वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिससे कि वह प्रयोक्ता को बांधे रख सके, अन्यथा वह कभी भी साइट छोड़कर जा सकता है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में सामग्री का निर्माण करते समय जहां तक हो सके अनुवादी और क्लिष्ट भाषा शैली से बचना चाहिए। यानी कि जब अपन हिंदी या भारतीय भाषाओं की सामग्री का निर्माण करें तो उस समय अपन को क्या करना चाहिए, जो अनुवादी होता है, ठीक है, नकल करने वाली भाषा, और क्लिष्ट यानी कि कठिन भाषा शैली, इन दोनों ही भाषा शैलियों से अपन को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। बात करते हैं नंबर 2। तो जो दूसरा घटक है हमारा सूचना टेक्नोलॉजी का, जो दूसरा घटक है वो है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। इंटरनेट के संदर्भ में टेक्नोलॉजी से तात्पर्य उन तकनीकी उपकरणों से है जो दृश्य श्रव्य के रूप में सूचना को एक ओर से दूसरे छोर यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के माध्यम होते हैं। इनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मॉडेम, स्कैनर, वीडियो कैमरा, साउंड कार्ड, टेलीफोन, प्रिंटर, सर्वर, सैटेलाइट आदि शामिल है। तो इसमें कुछ मुख्य घटक हैं, माध्यम हैं, जिनमें कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मॉडेम, स्कैनर, वीडियो कैमरा, साउंड कार्ड, टेलीफोन, प्रिंटर, सर्वर, सैटेलाइट, ये सभी हमारे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम है। आज इस टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इन सभी में आप लोग जानते हो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कई नई सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट को सीधे टीवी के पर्दे पर देखना संभव हो सकेगा। अब देखो, इंटरनेट को अपन डायरेक्ट टीवी के पर्दे पर देखना संभव हो सका है, अभी भी अपन देख सकते हैं। मोबाइल के भीतर ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब वैसे ही हो ही गई है, अभी नहीं हुई है, मोबाइल के अंदर ही इंटरनेट की सुविधा
बाकी अभी हो चुकी है। अभी देखो ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, मोबाइल के अंदर ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें केबल के बिना भी इंटरनेट चलाना संभव हो गया है। यहाँ पे हो सकेगा लिखा है, बाकी हो भी गया है। हमारा जो तीसरा घटक है सूचना प्रौद्योगिकी का, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना टेक्नोलॉजी का, वो है भाषा। भाषा सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य पृष्ठ है जिसकी सहायता से प्रयोक्ता पर्दे पर अंकित सूचना को ग्रहण करता है। भारतवर्ष के संदर्भ में यह आवश्यक है कि इंटरनेट की कथ्य सामग्री लोगों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पहुंचे। इस संबंध में भाषा का जो स्थानीयकरण है और टेक्नोलॉजी का जो विस्तारीकरण है वो आवश्यक है। स्थानीयकरण से तात्पर्य कंप्यूटर परिवेश और इंटरनेट की कथ्य सामग्री को प्रयोक्ताओं की स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करना होता है। इसके फलस्वरूप कंप्यूटर के पर्दे पर दिखाई देने वाले सभी कमांड, आदेश, संकेत, त्रुटि, संदेश तथा प्रक्रिया विवरण आदि बड़े पैमाने पर भारतीय भाषाओं में विकसित या अनुदित कर प्रस्तुत किए जाएंगे जो कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया के अंग होंगे। इसके अलावा इंटरनेट में प्रदर्शित सभी सूचना सामग्री भी हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। टेक्नोलॉजी से विस्तारक, यानी कि टेक्नोलॉजी के विस्तारण से तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीकी उपकरणों को दूरस्थ इलाकों, यानी कि दूर के इलाकों, गांवों, कस्बों, शहरों में सस्ते और कम दामों में अपन क्या करेंगे, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का विस्तार कर सकेंगे, कम दामों में उपलब्ध कराना। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत भौतिक सुविधाएं जैसे बिजली, टेलीफोन आदि सुविधाएं सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराई जाएं तथा ये जो सुविधाएं हैं वो सशक्त और विश्वसनीय भी होनी चाहिए या होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना जो प्रश्न है वो होता है खत्म। अब बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो है हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग को समझाइए। अब कंप्यूटर में हिंदी का क्या अनुप्रयोग है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, या अथवा में आपसे पूछ लिया जा सकता है कंप्यूटर की हिंदी कार्यविधि पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, या इसके अथवा में भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर कैसे कार्य करता है उसे समझाकर लिखिए, अथवा कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग कैसे होता है संक्षेप में लिखिए। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। आधुनिक युग है वो कंप्यूटर का ही युग है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक अनोखी मशीन है। कंप्यूटर बिजली से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक अनोखी मशीन है जिसमें गणना करने की अद्भुत क्षमता है। जो कंप्यूटर है उसमें गणना करने की अद्भुत क्षमता है। आज के वैज्ञानिक युग में यह मशीन हमारी जीवनचर्या का एक अविभाज्य और अनिवार्य अंग बन गई है। तो जो कंप्यूटर है हमारे जो दैनिक जीवनचर्या है उसका एक अविभाज्य, यानी कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता, अनिवार्य, यानी कि जो हमारे जीवन में अनिवार्य हो गया है वो अंग बन गई है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो गणना करने के साथ साथ सवाल जवाब करते हैं, अंतरिक्ष यानों को सही रास्तों पर रखने में सहायता पहुंचाते हैं, अन्य मशीनें हैं उनको नियंत्रित करना, सामान की जांच करना, डिजाइनिंग करना, आरक्षण करना, शरीर के भीतरी अंगों की जांच करना और सभी प्रकार के रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना आदि अनेक कार्यों को ये बड़ी ही सरलता से और कम समय में संपन्न कराते हैं। तो भाई यही एक कंप्यूटर के कई महत्व होते हैं, कई प्रकार से कंप्यूटर कई कार्य करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, बड़ी सरलता से और कम समय में संपन्न करा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी लिखी है। कंप्यूटर का जो हिंदी कंप्यूटर में जो हिंदी भाषा का कंप्यूटर में कार्य है, हिंदी भाषा में जो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है उसके बारे में आप लोग इसे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको यहाँ से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर। आगे भी है, इसके जो आगे आंसर है उसे आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं और जूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों वीडियो अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतनी ज़्यादा डाटा भी नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास डाटा की थोड़ी सी कमी भी रहती है। तो इस प्रकार से अगर वीडियो ज़्यादा हो गया तो वो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। अब डाटा ही नहीं रहेगा तो वीडियो अपलोड कैसे होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि अब ये जो प्रश्न है ये आपको, आपके ऊपर ही इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैंने जो कंप्यूटर का मुख्य था उसको मैंने समझा दिया है। यहाँ पे दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये वर्ड प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि शब्द संसाधन प्रणाली को समझाइए। तो कंप्यूटर द्वारा शब्दों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, इसका उत्तर हम क्या करेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे कंप्यूटर द्वारा शब्दों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या है, शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। तो आपको इस परिभाषा को याद रखना है कि जो कंप्यूटर है वह शब्दों को व्यवस्थित करता है और यही प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। मूलतः शब्द संसाधक हैं, उसके रूप में कंप्यूटर एक साधारण टाइप मशीन की तरह कार्य करता है, परंतु इससे सीधे कागज पर टाइप करने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी यानी कि स्मृति कोश में पहले संग्रहित कर लिया जाता है। शब्द संसाधक यह सब इसलिए कर सकता है क्योंकि वास्तव में शब्द संसाधक यानी कि वर्ड प्रोसेसर इसी कार्य विशेष के लिए बनाया गया कंप्यूटर का प्रोग्राम है। जो वर्ड प्रोसेसर है ना, वो क्या है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य टाइपिंग संबंधी कार्य को अधिक सरलतापूर्वक और शीघ्रतापूर्वक संपन्न करना होता है। तो यहाँ पे आप इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके लाभ हैं जिसके कारण आज इसका प्रयोग तेजी से होने लगा है। जैसे हम अपने लेटर को बिना किसी कठिनाई से आसानी से टाइप कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से। नंबर 2, शब्दों या वाक्यों को आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है, उन्हें हटाया बदला भी जा सकता है, ठीक है। नंबर 3, पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। नंबर 4, पेज की लंबाई के हिसाब से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसा कि पेज रहेगा उसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, विषय तथा डॉक्यूमेंट की जो स्पेलिंग है उसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं। नंबर 6, इसके अंदर हमें मेल और मार्ज की फैसिलिटी भी मिलती है। हम मेल मर्ज उसकी फैसिलिटी भी मिलती है जिसके अंतर्गत हम समान मैटर पर विभिन्न नामों और पतों पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ ही कुछ अन्य इसके कार्य हैं। नंबर 7, हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हैं यानी कि ढूंढ सकते हैं तथा उसे किसी नए शब्द से रिप्लेस यानी कि बदल कर सकते हैं, यानी कि बदलना कर सकते हैं। नंबर 8, आवश्यकता अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड, इटैलिक और मतलब एक प्रकार से ये रहते हैं, फॉन्ट रहते हैं ना, उसी प्रकार से बोल्ड रहते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सब अपन उसमें कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नंबर 9, डॉक्यूमेंट को आसानी से अपन एडिट भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। जो भी अपना डॉक्यूमेंट रहेगा उसकी आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। नंबर 10, डॉक्यूमेंट को आसानी से सेव किया जा सकता है और उसे आसानी से यानी कि रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ गलत ही लिख गया है। और जितनी चाहे उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसाधक है और भी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। जैसे किन्हीं 2 अनुच्छेदों पैराग्राफ्स के बीच में एक नया अनुच्छेद लिखना है तो उसे भी अपन जोड़ सकते हैं। किसी भी शब्द विशेष को जिसमें जितने स्थानों का उपयोग किया जाता है उनके स्थानों पर नए शब्द यानी कि नए शब्द से उसे नए शब्द से अपन बदल सकते हैं, बदलना। नंबर 3, दस्तावेज के किसी भी भाग को संपूर्ण दस्तावेज के अंदर चाहे गए तरीके से विभिन्न स्थान पर रखना व हटाना। नंबर 4, दस्तावेज में किसी भी विशेष शब्द को ढूंढना। नंबर 5, दाएं या बाएं हाशिए को चाहे गए अनुसार अपन समायोजित कर सकते हैं। नंबर 6, किसी विशेष वाक्य, शब्द अथवा दस्तावेज को स्थूलाक्षर यानी कि बड़े बोल्ड अक्षर में रेखांकित और अंडरलाइन करना, आकार बढ़ाना, ये अपन सब कर सकते हैं। एक वाक्य को भी अपन उसका आकार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो होता है समाप्त, यानी कि हमने बात की वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलो ठीक है, यहीं पे अपन करते हैं वीडियो को समाप्त क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है।
तो आइए दोस्तों, हिंदी कंप्यूटरिंग जो आपका प्रयोजन मूलक हिंदी का चौथा पेपर है, जिसकी तीसरी इकाई है, जिसमें हिंदी कंप्यूटर थे, यानी कि हिंदी कंप्यूटरिंग जो शीर्षक था उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने सभी प्रश्नों को डिस्कस किया। आइए दोस्तों, आपको ये जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ये हेल्प करेगा। और दोस्तों मतलब यार क्या ही कहें, और मैंने पहले ही बताया, मैंने पहली 2 यूनिट थी उसके भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो यार इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।